हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो इससे पहले के लेसन होम साइंस में, क्लास 10th में होम साइंस में हम आपको करा चुके हैं। अब इससे आगे विज्ञान में ही अब इससे आगे के लेसन हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आज लेसन हम कराएंगे आपको प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया, जैसा कि बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति में जो ऑक्सीजन है उसको हम ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहते हैं। कृत्रिम श्वसन क्रिया यानी जो कृत्रिम माध्यमों से, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन लगाते हैं, तो वो जो है वो कृत्रिम श्वसन क्रिया कहलाती है ना। तो प्राकृतिक श्वसन क्रिया और कृत्रिम श्वसन क्रिया, इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए। तो इसी विषय में, इसी के बारे में डिटेल में हम इस लेसन में आज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? तो ये है हमारा श्वसन, एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। इसे जीवित प्राणियों का अनिवार्य लक्षण भी माना गया है। इसके बिना जीवन असंभव है। प्रत्येक जीवित प्राणी के शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और दूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना होता है। इन सब क्रियाओं को करने के लिए रुधिर फेफड़ों में आने वाली वायु से गैस का आदान प्रदान कर ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों में वापस फेफड़ों तक लाता है। ये है श्वसन क्रिया का कार्य। समझ आ गई? प्रत्येक जीवित जो व्यक्ति होता है उसका वो श्वसन क्रिया कैसे करता है? नाक से सांस लेता है या नहीं, और फिर उसे निकालता है। वो जो है ऑक्सीजन जो प्रदान करता है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़े जो है शरीर के जो है अन्य भागों तक उसे पहुंचाता है और हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, छोड़ते हैं, मतलब समझ आ गई? तो ये हमारी श्वसन क्रिया है। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों प्राकृतिक श्वसन। श्वसन की क्रियाएं सामान्य रूप से प्रत्येक जीवित शरीर में स्वतः ही होती रहती है। जो प्राकृतिक क्रिया, प्राकृतिक श्वसन क्रिया है ना, वो किसी इंसान को याद करके लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं एक कुदरती ही हम लेते रहते हैं। किसी को याद करके थोड़ी लेना होता, ओहो मुझे सांस लेना है ऐसे लेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या होता है, वो अपने आप ही चलती रहती है। समझ आ गई? तो ये प्राकृतिक श्वसन क्रिया जो है वो अपने आप ही चलने वाली क्रिया है। इधर वायुमंडल में भी अनेक क्रियाओं के कारण ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा विद्यमान रहती है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामान्य अवस्था में पूरी तरह शुद्ध वायु तथा उसमें उपस्थित ऑक्सीजन मिलती ही रहती है। उसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की सक्रियता के कारण ऑक्सीजन की जो आवश्यकता श्वसन के लिए होती है वह सामान्य रूप से पूरी होती रहती है। श्वसन क्रिया के अंतर्गत दो उपक्रियाएं होती हैं जिन्हें क्रमशः परश्वसन और निश्वसन कहते हैं। परश्वसन द्वारा वायु फेफड़ों में भरी जाती है और निश्वसन द्वारा वायु निकाल दी जाती है। समझ आ गए बच्चों? ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली अति लघु में या लघु में ये क्वेश्चन आपके आता है। तो ये बच्चे अपनी अपनी बुक में जरूर अंडरलाइन करें कि श्वसन क्रिया और परश्वसन और निश्वसन क्या है। ये अपनी अपनी बुक्स में सब बच्चे अवश्य रूप से अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। अब हम आपको एक बार फिर बता दें कि परश्वसन क्या है। परश्वसन यानी जो हम श्वसन क्रिया ग्रहण कर रहे हैं, जो सांस लेते हैं उसे हम परश्वसन कहते हैं और जो छोड़ते हैं उसे हम निश्वसन कहते हैं। समझ आ गई?
तो ये परश्वसन और निश्वसन क्रिया है। इसमें बच्चों अंतर भी आ जाता है, परश्वसन क्या है, निश्वसन क्या है, इसमें अंतर बताओ, या कई बार ऐसे ही इसके बारे में परश्वसन के बारे में बताओ या निश्वसन के बारे में बताओ, इस तरह से भी ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। इस क्रिया में शरीर की विभिन्न पेशियों जैसे तंतुपट के रूप में पक्षीय गुहा बनाने वाली पेशियां, पसलियों को फैलाने वाली पेशियां आदि स्वतः ही नियंत्रित रूप से कार्य करती है। आवश्यकतानुसार इन क्रियाओं को चलाने के लिए एक जोड़ा श्वास नियंत्रण केंद्र होता है, जिससे इन्हें चलते रहने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। किसी विशेष परिस्थितियों में अल्पावधि के लिए श्वसन को ऐच्छिक बनाया जा सकता है, परंतु वह पुनः अपने स्वाभाविक अथवा अनैच्छिक क्रिया वाले रूप को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार निरंतर अनैच्छिक रूप से चलने वाली श्वसन क्रिया को ही प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की ऐसा नहीं कि इच्छा से ही सांस लेता हो, उसकी इच्छा हो या ना हो, वो श्वसन क्रिया तो चलती रहती है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे कहीं स्मेल आ रही है नहीं, या कहीं कोई जहरीली गैस है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सांस रोक लेते हैं, है ना, तो उस समय वो ऐच्छिक हो जाती है। अदरवाइज ये क्रिया जो है अनैच्छिक है, श्वसन क्रिया जो प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहलाती है। प्राकृतिक श्वसन क्रिया अनैच्छिक है, समझ आ गई। तो इसमें जो है जैसे कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है तो उस समय वो सांस रोकता है, पानी के अंदर जाता है तो वो सांस रोकता है, तो ये उस समय ये क्रिया ऐच्छिक होती है। अदरवाइज यानी विशेष कारणों में ही ये ऐच्छिक होती है, अदरवाइज ये अनैच्छिक क्रिया है, समझ आ गई। तो अनैच्छिक क्रिया ही प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहलाती है। अब आते हैं बच्चों हम कृत्रिम श्वसन पे, ठीक है। कृत्रिम श्वसन, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि कृत्रिम श्वसन क्या है, कृत्रिम श्वसन के जो कृत्रिम रूप से सांस दी जाए उसे है हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। जैसे किसी विशेष कारणों में कोई दुर्घटना अथवा रोग के कारण फेफड़ों में स्वच्छ वायु का आना जाना कम या बंद हो जाए तो दम घुटने की स्थिति हो जाती है और ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मुख्य रूप से मस्तिष्क व अन्य कोमल अंगों को जब ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है या बंद हो जाती है तो भयंकर परिणाम हमारे सामने आने लगते हैं। इस प्रकार की असामान्य एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति को सप्रयास ऑक्सीजन प्रदान की जाए, अर्थात व्यक्ति की श्वसन क्रिया को चलाया जाए। इस प्रकार से सप्रयास चलाई जाने वाली श्वसन क्रिया को ही कृत्रिम श्वसन क्रिया कहते हैं। कृत्रिम श्वसन की क्रिया प्राथमिक चिकित्सा द्वारा चलाई जाती है। ये क्रिया प्राथमिक चिकित्सा के प्रयासों एवं इच्छा से पर ही निर्भर होती है। इस प्रकार कृत्रिम श्वसन न तो अनैच्छिक क्रिया होती है और न ही निरंतर चलने वाली क्रिया होती है। वास्तव में कृत्रिम श्वसन एक उपचारात्मक क्रिया है। प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन क्रियाओं के विद्यमान अंतर को निम्नांकित तालिका द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखो जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि कृत्रिम श्वसन जो है एक ये ना ही तो अनैच्छिक या अनैच्छिक क्रिया है ना ऐच्छिक, ये तो जो है उपचारार्थ क्रिया है, यानी एक उपचार के लिए ही ये क्रिया की जाती है, दी जाती है, जो कि एक डॉक्टर्स के द्वारा लगाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि आपने हॉस्पिटल्स में अक्सर देखा होगा कि किसी व्यक्ति को अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन लगा के जो है उसे श्वसन क्रिया उसकी चालू की जाती है। जैसा कि अभी आपने हाल ही में कोरोना के दौरान आपने काफ़ी सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के माध्यम से लोगों का उपचार किया जा रहा था। ये कोई निरंतर चलने वाली क्रिया नहीं है। जब व्यक्ति की श्वसन क्रिया नॉर्मल हो जाती है तो उसको हटा दिया जाता है, तो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से श्वसन क्रिया करता है। अब बात आती है कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है। तो प्राकृतिक श्वसन क्रिया, ये प्राकृतिक श्वसन क्रिया सामान्य रूप से आजीवन तथा प्रतिक्षण चलती रहती है। ये तो हर वक्त चलती रहती है जब तक वो जिएगा बंदा। और कृत्रिम श्वसन क्रिया केवल अवधि के लिए ही, उस अवधि के लिए होती है जब प्राकृतिक श्वसन में किसी कारण बाधा पड़ती है।
समझ आ गई? जब किसी कारण से बाधा पड़ती है तभी जो है कृत्रिम श्वसन लिया जाता है। फिर है दूसरा है हमारा प्राकृतिक श्वसन क्रिया स्वतः चलने वाली अनैच्छिक क्रिया है। जैसे आपको पहले ही बताया था कि प्राकृतिक श्वसन क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया अनैच्छिक नहीं होती है। यह आवश्यकता पड़ने पर चलाई जाने वाली तथा अन्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति है, क्या वो श्वसन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब उसे उपचारार्थ ये सुविधा दी जाती है। तीसरा है वह स्वतः ही पसलियों तथा तंतु पर निर्भर करती है। लेकिन कृत्रिम श्वसन क्रिया यह सदैव अन्य व्यक्तियों द्वारा कराई जाने वाली क्रिया है तथा इन व्यक्तियों को के लिए उपाय एवं प्रयास करने पड़ते हैं। चौथा है हमारा प्राकृतिक श्वसन की क्रिया सदैव एक समान विधि द्वारा ही संपन्न होती है। मतलब हम एक ही तरीके से तो सांस लेते रहते हैं, ऐसे थोड़ी है बीच बीच में हम गहरी सांस से लेने ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने लग जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो नॉर्मली चलती रहती है, हम काम भी करते रहते हैं और श्वसन क्रिया हमारी चलती रहती है या नहीं? लेकिन कृत्रिम श्वसन क्रिया के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न विधियों को अपनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आता है दम घुटना तथा कृत्रिम श्वसन की स्थिति। कृत्रिम श्वसन आमतौर पर जब व्यक्ति का दम घुटने लगता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब उसे दी जाती है। दम घुटना श्वसन क्रिया में के कम होने या इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न होने, इसके अनेक कारण होते हैं। दम घुटने की स्थिति में व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है। प्राय निम्नलिखित स्थितियों में कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता हो सकती है। जैसे क्या क्या रीजन होते हैं जब व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है? जैसे नंबर एक आता है हमारा पानी में डूब जाने से श्वास के मार्ग में जल घुस जाने के कारण दम घुट जाना। किसी विषैले वातावरण में विषैली गैस के वायु मार्ग फेफड़ों में घुस जाना। मतलब किसी ठोस वस्तु के श्वसन मार्ग में अवरोधक बन अटक जाने के कारण, विशेषकर बच्चों द्वारा किसी वस्तु को नाक के अंदर फंसा लेने से अथवा भोजन का कोई टुकड़ा श्वसन मार्ग में फंस जाने के कारण, श्वास नली पर दबाव पड़ने के कारण, गला घुटने के कारण, गले में सूजन व अन्य किसी बीमारी के कारण, उदाहरण के लिए डिप्थीरिया जैसे रोग में जो सूजन आ जाते हैं ना गले में, तो सांस लेने में अक्सर दिक्कत होती है। फिर है श्वास नियंत्रण केंद्र पर पड़े किसी विषैले और हानिकारक प्रभाव जैसे बिजली का झटका लगना, विष खाना आदि के कारण कार्यों में बाधा पड़ने से दम घुटने लगता है। यानी ये सब जो कारण है, पानी में डूब जाने से हमारे जो है फेफड़ों में पानी चला जाता है ना, तो सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में से कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। कोई ठोस वस्तु फंस जाती है, जैसे बच्चे अक्सर नाक में फंसा लेते हैं ना, और या हमारे खाने की नली में अचानक भोजन की नली में कोई टुकड़ा अटक जाता है, तो गले में सूजन आ जाता है, जैसे कि डिप्थीरिया मैंने बताया, तो या कोई बिजली का झटका लग गया या किसी जहरीली गैस के कारण हमें दिक्कत हो रही है, कुछ हमारे अंदर चली गई, तो ये सब रीज़न होते हैं जिनके कारण से हमें दिक्कत हो सकती है और हमें कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। अब आता है बच्चों दम घुटने का उपचार। जिस दुर्घटना के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का दम घुट रहा हो, उस दुर्घटना के कारण को तुरंत हटा देना चाहिए। फेफड़े में पानी भरने के कारण दम घुट रहा हो तो उसे निकालना आवश्यक होता है। यदि कोई वस्तु वायु मार्ग में रुकावट पैदा कर रही हो तो उसे निकालना चाहिए। इसके बाद ही कृत्रिम श्वसन क्रिया देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मतलब जो जो रुकावटें आती है ना श्वसन क्रिया में, उन्हें पहले उन अवरोधकों को दूर करना चाहिए, उसके बाद हमें कृत्रिम श्वसन क्रिया भी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। इससे आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।